हेलो 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 हेलो। बच्चों आवाज आ रही है? ओ भाई, ये तो फेयर एंड लवली लगाना पड़ेगा। मुझे ही ऐसा डार्क दिख रहा है कि तुमको भी डार्क दिख रहा है भाई? रुको, क्रीम लगाना तो भाई। भारत में गोरे लोगों का ही वर्चस्व है, गोरा बन जाता हूँ। बन गया गोरा। कैसे हो भाई? माफ करिएगा यार, सुबह के लिए मैं उठ ही नहीं पाया भाई, है ना। इसीलिए मैं सुबह की रखता नहीं हूँ क्लास, पता नहीं। तो आप लोग आए थे तो माफ करिएगा मेरे को उसके लिए। नहीं, मैं सुबह 6 बजे तक तो सिकंदर ही मेरे साथ खेल रहा था भाई, वो उसको। मैं 6 बजे सोने गया हूँ तो मैं उठ ही नहीं पाया, अलार्म वलार्म सब बंद हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। महाकाल से मैं अपने अकाउंट से कुछ नंबर आपके लिए ट्रांसफर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। चलिए ठीक है, तो आगे मैग्नेटिज्म के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, है ना। कुछ दो चार केसेस में और फील्ड वगैरह निकालना सीखते हैं, और इसके बाद फिर एम्पियर्स लॉ जो है लास्ट वाला पार्ट, और डाइपोल मोमेंट, ये बचेंगे। ठीक है ना। तो आई थिंक 3 क्लास में, 3 या 4 क्लास में मेरे ख्याल से हम लोग निपटा देंगे पूरी थ्योरी इसकी। जाते जाते तो खत्म कर जाएंगे। अच्छा, एक केस ये देखिए बच्चों, इस पे लगाना है हमको, है ना। ये आता है एक्सपोनेंशियल स्पाइरल का। इसको मैं पहले भी आपको एक बार इंट्रोड्यूस करा चुका हूं। इस तरह का एक एक्सपोनेंशियल स्पाइरल है, ठीक है ना। इसकी इक्वेशन दी गई होगी आपको। इसकी इक्वेशन दी गई है, आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ई टू द पावर थीटा। इट कुड बी समथिंग एल्स ऑल्सो, ठीक है ना। बट इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक खास तरीका होता है, और वही खास तरीका हम सोच लेंगे। ईएमआई है ना भाई। ईएमआई अभिजीत, इतना कहाँ से है? मैग्नेटिज्म एक बड़ा यूनिट है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चों इस ओरिजिन पे। इसके लिए अब देखो, जितने भी एक्सपोनेंशियल स्पाइरल हो सकते हैं, उन सब का एक ही तरीका होगा। आप देखोगे हर एक में सेम ही तरह की चीज आएगी यार, ठीक है ना। नहीं भाई, कल कल तो संभव नहीं, कल तो मैं हूं ही नहीं यहाँ पे। कल फिर हम महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं भाई। चलिए ठीक है, इसको शुरू करते हैं। देखो, अब कुछ बच्चों को लग सकता है सर पोलर तो अपने सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं। अगर वो इस तरह की इक्वेशन दे दें, आर को लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आर नॉट की जगह कोई कांस्टेंट है, इंटू ई टू द पावर थीटा लिखा है, तो दैट इज tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। अब ये बड़ा डरावना सा क्वेश्चन लग रहा है बच्चों यहाँ पे, बट ये अब आपके सिलेबस का हिस्सा हो गया, है ना। बस इतना ही डिफरेंस है पोलर में और स्टैंडर्ड केसेस में। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस का ही पार्ट हैं, बस एप्लीकेशन इसमें थोड़ा अलग है। अब देखिए हम कैसे लगाते हैं, मैं एक बार वापस से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा। मान लो ये एलिमेंट है जिसमें करंट चल रहा है, और ये डीएल का एलिमेंट है। इससे दूर इस किसी पॉइंट पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, यहां पे इसमें करंट जो है आई का चल रहा है, और ये मान लेते हैं एंगल है थीटा। तो डीबीपी जो आप लिखते हो, एक्चुअल फॉर्मूला जो है वेक्टर फॉर्म में, वो कैसे आएगा? वो जो म्यू नॉट आई वेक्टर डीएल क्रॉस आर बाई 4 पाई आर क्यूब, ये होता है। लेकिन हमने आदत डाल ली है कि भाई हम ये वाला लगाया करेंगे हर बार, क्योंकि ज्यादातर इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर, ये है आर वेक्टर आपका, ठीक है ना। दूर जाता है डीएल से, उस एलिमेंट से बच्चों दूर की तरफ होगा यार। इधर कितना आ जाएगा? डीएल साइन थीटा, डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
ये लगाना है, जरा एक बार कोशिश करिए, एक बार लगा के देखो, फिर मजा आ जाएगा तुमको। बहुत सारे बच्चे इसको गलत भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलत भी करते हैं। सर कौन से मंदिर जा रहे हैं? श्रीशैलम जा रहे हैं भाई, यहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग है पास में, मल्लिकार्जुन स्वामी, वहीं जा रहे हैं। तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें मांगी थी, भगवान ने वो सब पूरी कर दी। तो अब है ना, धन्यवाद देना बनता है और जाके नई अर्जियां लगा के आना होता है ना। क्लियर है क्या ये? क्लियर है क्या? तो अब यहां पे बच्चे क्या गलती करते हैं आपसे, मोस्ट लाइकली अगर मैं डायरेक्टली ये क्वेश्चन करने को दूं तो आप में बहुत संभव है कि आप एक गलती करेंगे। मैं इसीलिए चाह रहा हूं कि आप इसको अप्लाई करके देखो, इस वायर के लिए देखो आप सही लगाते हो कि गलत लगाते हो। हाँ राजीव, ये खत्म हो जाएगा भाई, ये खत्म हो जाएगा। इसमें 3 क्लास चाहिए आपको, बस 2-3 क्लास। बताइए। वेव ऑप्टिक्स भी निपट जाएगा। वेव ऑप्टिक्स में भी आज आज की क्लास में मेजर पार्ट खत्म हो जाना चाहिए वेव ऑप्टिक्स का। कोई एक आधा इक्का दुक्का एग्जाम्पल बच गया तो अलग बात है, बट खत्म हो जाएगा। चलिए अब मैं बताता हूं, आप देखना आपने वो गलती की या नहीं की। देखिए डीएल आप कहीं भी ले सकते हो बच्चों। मैं एक काम करता हूं, मैं डीएल यहां ले ले रहा हूं ताकि मुझे समझने में आसानी हो। बड़ी जगह है, डायग्राम अच्छा है, ठीक है ना। तो एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, और आप इसको याद रखेंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। आप रखोगे इसको ऐसे, और इस पे बच्चों ये आप परपेंडिकुलर डाल दो। अब देखिए ये ट्राइंगल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एट ए डिस्टेंस ऑफ आर एंगल इज थीटा, ये एंगल इज थीटा जो कि रिलेटेड है इस इक्वेशन से। देन ये बन रहा है तुम्हारा डी थीटा, और ये डिस्टेंस हो जाए रही है आर प्लस डी आर। तो ये जो छोटा सा ट्राइंगल बना है, ये जो छोटा सा ट्राइंगल बना है कुछ इस तरीके का, इस ट्राइंगल में सारा राज छुपा हुआ है भाई। ये देखिए, ये जो लेंथ है ये आर डी थीटा बन जाएगी भैया, ये लेंथ आर डी थीटा बन जाएगी। ये लेंथ तुम्हारी डीएल है और ये लेंथ तुम्हारी डी आर है। ये एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री है। तो अगर मैं इस एंगल को बीटा बोल दूं भाई, अगर मैं इस एंगल को बीटा बोल दूं, बीटा ये वाला एंगल है और ये आपका 90 डिग्री है। बहुत सारे बच्चों ने थीटा को 90 लेके कर दिया होगा यहाँ पे, बहुत सारे बच्चों ने इसको थीटा को 90 लेके किया होगा कि डीएल उसके अलोंग है तो एंगल 90 का बनना चाहिए। बट यही गलती हो जाती है। और गलती क्या है कि अगर आप थीटा को, इस थीटा को 90 ले रहे हो, मतलब ये बीटा तुम्हारा 0 लिया जा रहा है, तो फिर ट्रेजेक्ट्री जो है वो सर्कल की बनेगी। डब्ल्यूपी में भी ऐसा समझाया था मैंने आपको, राइट राइट राइट, बिल्कुल। तो वो क्या है, वहां पे ट्रेजेक्ट्री वो सर्कल की बनेगी। तो संभव ही नहीं है ऐसा, है ना, संभव ही नहीं है। तो अब हमें यहां पे जब डीबीपी लिखने जा रहा हूं, मुझे ये बीटा चाहिए। अगर मैंने आपको डब्ल्यूपी में ये बता दिया था तो फिर आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसमें गलती ना करो। डीएल ये साइन ऑफ 90 प्लस बीटा, साइन ऑफ 90 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर, ये बन जाएगा डीएल कॉस बीटा भाई। बच्चों ये जो बन जा रहा है डीएल कॉस बीटा, हर एक की वजह से जो फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, ये कॉस बीटा बन जाएगा। अब मुझे किसी तरह से ये बीटा निकाल लेना है, और बीटा निकाल लूंगा तो उसके बाद मेरी कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगे। यहां तक की बात हुई। चलिए अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ध्यान दीजिए यहां पे, आप अगर इस छोटे से ट्राइंगल में बच्चों देखोगे, है ना,
इसको हटा दे रहा हूं मैं। आप इसमें अगर यहां देखेंगे तो ये जो tan बीटा आ रहा है, tan बीटा कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर लेंथ डिवाइडेड बाय बेस ऑफ द ट्राइंगल, आर डी थीटा आ रहा है। अब हमें यार आर दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, आर नॉट ई टू द पावर थीटा, तो ये डी आर बाई डी थीटा कितना बन जाएगा, आर नॉट इंटू ई टू द पावर थीटा इंटू जस्ट इतना ही बन जाएगा। एक बार जरा यहां देखो, एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, 1/r आर नॉट ई टू द पावर थीटा और डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू रखो, आर नॉट ई टू द पावर थीटा, तो ये आ रहा है 1। इसका मतलब बच्चों ये बीटा जो है ये 45 डिग्री आ जा रहा है। अब आप खुद सोच सकते हो कि अगर सर्कल होता तो बीटा 0 आना होता, बीटा बनता 0 अगर ये सर्कल होता। बात समझे, बात समझे, बात समझे क्या भाई? तो मतलब जब मैं ये क्वेश्चन करने यहां जा रहा हूं, एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं ऊपर और इसको यहां ले आते हैं। अब इसमें कुछ बचा नहीं है खास, पूरी इक्वेशन को हम आर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हो अगर ये बीटा 45 डिग्री है तो ये डी आर और आर डी थीटा बराबर होंगे, या फिर डी एल कॉस 45 इज योर डी आर। बात समझे क्या? तो इसी को मैं और कॉपी करके बाकी मिटा देता हूं। ये देखिए, ये सब हटा सकते हैं। अभी हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है कि बीटा हमारा जो है वो 45 डिग्री आ रहा है। बीटा अगर 45, इसको भी मिटा दें, ये भी जरूरत नहीं है भाई। अब ये आया है, मैं एक बार फिर से वो ट्राइंगल आपको दिखाना चाहूंगा कि भाई देखो, ये डीएल ऐसे था, ठीक है, और डी आर ऐसे था, डी आर ऐसे था, ये डी आर था, ये आर डी थीटा था, ये एंगल 45 डिग्री है, और ये बीटा डीएल है। क्या यहां पे पूरे इक्वेशन को आर में कन्वर्ट किया जा सकता है? ये बन जाएगा डीएल बाई रूट 2, डीएल कॉस बीटा, यहां से कह सकते हो डीएल कॉस बीटा, और चूंकि ये 45 डिग्री है, डीएल कॉस 45 कर लो या साइन 45 कर लो बच्चों, ये तुम्हारा डी आर के बराबर बनने वाला है, ये तुम्हारा डी आर के बराबर बनने वाला है। तो ये वैल्यू यहां लाके रख दी, डीबीपी जो है अब तुम्हारा पूरा कन्वर्ट हो गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटीग्रल डी आर बाई आर स्क्वायर बन गया ये। अगर ये ऐसा बन गया है तो आर की थीटा से लिमिट डाल दो, तो आर वहां पे आर नॉट था, और यहां पे 2 पाई के बाद आर नॉट इंटू ई टू द पावर 2 पाई चला गया, -1/r बन गया ये। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर नॉट बाहर आ जाएगा, 1 माइनस ई टू द पावर -2 पाई, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये बीपी बन जाएगा। क्या क्लियर है? क्या बच्चों क्लियर है ये? क्या ये क्लियर है? एक और दे दूं इसी तरह का, आपसे निकलवाते हैं उसका आंसर। इनको एक्सपोनेंशियल, सर आर डी, अरे थीटा 45 है तो इसके बराबर भी हो जाएगा यार, ये सब बराबर है दोस्त। हमको आर डी थीटा लिख के ज्यादा फायदा है ना यार, आर डी थीटा की जगह डी आर लिखने में फायदा है, चूंकि 45 डिग्री है तो साइन 45 कॉस 45 बराबर है, इसलिए ऐसा हो गया। अगर कोई जनरल मान लो 45 ना आता, 60 आ जाता, 30 आ जाता, तो फिर कॉस आर डी थीटा लिखते वहां पे। ओरिजिन पे फील्ड निकल आया भाई, ओरिजिन पे ये फील्ड निकल आया है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? एक और देता हूं, इसको आप खुद बनाना भाई। ये एक्सपोनेंशियल स्पाइरल्स होते हैं, ये इक्वेशन दे दिया जाए कि r इज इक्वल टू आर नॉट प्लस
के थीटा। अगर ऐसा दे दिया जाए तो ये भी एक स्पाइरल जैसा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा यार, आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब आप अगर यहां देखेंगे, अगर बच्चों आप यहां देखेंगे तो 11th को तो मैं बेसिक मैथ्स में ही करा देता हूं, ये वाली ट्रैजेक्टरीज काम की होती हैं। कर तो वही बना, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे आर भी बढ़ रहा है। यहां देखो, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे आर भी बढ़ता जा रहा है। 0 से 2 पाई तक ही हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। एक भैया कह रहा है सर बता दो वापस कैसे आया है ये देखो बच्चे, ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये आर डी थीटा है, ये डी आर है। डी आर बाई आर डी थीटा हुआ टेन बीटा की वैल्यू, देन टी आर बाई डी थीटा यहां से निकाला, आर की वैल्यू यहां रखी, सब्स्टिट्यूट किया, 1 आ गया, 45 डिग्री हो गया। यस, समझ में आया? समझ में आया बच्चे? रेडियस डिफर कर रहा है, रेडियस नहीं बोलेंगे सचिन, ये रेडियस नहीं है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। अब देखो ये है, जैसे ये लग सकता है सर ये तो हमारे सिलेबस का नहीं है, लेकिन आर को मैं √(x² + y² करूंगा, ये कांस्टेंट हो गया, प्लस दूसरा कांस्टेंट ये हो गया tan इनवर्स ऑफ y/x। अब आपको ये नॉर्मल एक्स वाई वाली इक्वेशन लगेगी तो ये सिलेबस का हिस्सा है, करिए। मैं करवा चुका हूं पूरा डेरिवेशन, लेकिन ये दोबारा करा दिया, इससे क्या होगा, अब आपको और ज्यादा पकड़ आ जाएगी। कल को कोई दूसरा वेरिएशन दे दिया जाएगा तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे उसको हैंडल करने में। निकालिए यार फील्ड एट ओरिजिन, इस वायर की वजह से फील्ड एट ओरिजिन लगा दीजिए। सर आप डी थीटा को एंटी क्लॉकवाइज क्यों ले रहे हैं? अरे यार एंगल का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ही माना गया है पॉजिटिव। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ता है तो क्या सिखाया था मास्टर जी ने, क्या सिखाया होगा मास्टर जी ने, बता? कॉम्प्लेक्स नंबर एंटी क्लॉकवाइज क्यों ले रहे हो? है नितेश भाई, एंगल को नॉर्मली है ना, जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन है उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ाया जाता है, वही कन्वेंशन हम फॉलो कर रहे हैं, वही कन्वेंशन पोलर कोऑर्डिनेट में फॉलो किया गया था। चलिए निकालिए, निकालिए भैया, बिल्कुल वही मेथड, कोई डिफरेंस नहीं जी, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं वैसे ही डीएल लेने वाला हूं, सेम ट्राइंगल बनाने वाला हूं। ये मेथड किसी भी पोलर कर्व के लिए वैलिड है, ऐसे ही अप्रोच करना है। ये बच्चों तुम्हारा डीएल हुआ, ये डिस्टेंस आर हुई, ये आर प्लस डी आर हुई, यहां से यहां तक का एंगल थीटा था, ये छोटा सा एंगल डी थीटा था भाई। सिंपल वही कैलकुलस वाली लैंग्वेज है। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट थीटा इज आर, देन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट थीटा प्लस डी थीटा इज आर प्लस डी आर, ठीक है। लॉग में आएगा, बिल्कुल लॉग में आएगा, करेक्ट है। तो वही ट्राइंगल बना लेते हैं यार। अब हमको तो पता लग चुका है कि यार कहानी क्या है। ये डी आर है, ये आर डी थीटा है, और ये डी एल। बेसिकली हमें ये एंगल निकालना है जी, बेसिकली हमको ये एंगल निकालना है। ये बीटा आते ही मुझे मालूम है डीबीपी की वैल्यू जो है वो है μ0I dl cos बीटा डिवाइडेड बाई 4πr²। अब डीएल कॉस बीटा यहां से आर डी थीटा लिखा जाएगा, इस बार मैं उल्टा नहीं कर पाऊंगा। डीएल कॉस बीटा जो है, पिछली बार तो अपने पास लग्जरी थी फंक्शन की, बट इस बार वो लग्जरी नहीं है, तो मुझे ऐसे रख देना पड़ेगा। ऐसे रख दिया, यहां ले आए, μ0I डीएल कॉस बीटा तुम्हारा बना बच्चों आर डी थीटा डिवाइडेड बाई 4πr²।
ये आर से ये आर गया, तो डी बी ओ जो बना म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये बन गया इंटीग्रल डी थीटा बाई आर। ये बना, देखिए अब थीटा की लिमिट डालनी है, तो आर की वैल्यू जो भी दी हुई है वो रख दी यहां पे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। अब देखो कितना बढ़िया इंटीग्रल और ये सब बन के आ रहा है, डी थीटा इज आर नॉट प्लस के थीटा, ये तुम्हारा बी ओ है। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से 2 पाई जाएगी भाई। अब के यहां लिख लिया अगर मैंने, तो के से डिवाइड कर देता हूं, अब ये एल एन वाला बन गया बिल्कुल सही। तो बी एट ओ जो निकल के आया है तुम्हारा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई के एल एन ऑफ आर नॉट प्लस 2 पाई के बाई आर नॉट। बच्चों ये आपका आंसर बनेगा, ये वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन बन जाएगी इस वायर की वजह से। क्या ये क्लियर है? हाँ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसी में आ जाएगा, बट अच्छा खासा पढ़ा दिया है तुमको ऑलरेडी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बता तो दिया ही था, बट यहाँ पे हम वापस डिस्कस करेंगे। देखो पिछले वाले जैसा ही आ रहा है। अरे अपना आंसर ठीक कर बेटा, तेरा आंसर में गड़बड़ है कहीं। 1/k भी आएगा ना, तो आ गया ना ये 1/k यहाँ पे। चाचा के इधर मल्टीप्लाई किया, के इधर मल्टीप्लाई किया। सर लास्ट टाइम में लिमिट बता दो। उधर लिमिट क्या बतानी है बेटा, यहां देख कर्व कहां से शुरू हुआ है, ये एंगल 0 है, ऐसे घूमा है 0 से 2 पाई, 1 टर्न का निकालना है यार। ब्रो कैसी बातें कर रहा है ब्रो, 0 से 2 पाई में है, पिछले क्वेश्चन में भी तो यही था। पिछले क्वेश्चन में भी तो यही था, और चित्र में तो बनाया हुआ है दोस्त इतना बड़ा बड़ा, चित्र में तो इतना बढ़िया बढ़िया बनाया हुआ है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। सर थीटा क्लॉकवाइज लिया, पर डी थीटा क्लॉकवाइज क्यों लिया यार? नितेश भाई देखो, बुद्धिमानी की बातें किया करो। मैंने बोला एंगल लेना है, तो थीटा भी एंगल है, डी थीटा भी एंगल है यार, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। कैलकुलस की भाषा है ये। बैकलॉग्स तुम्हारे बेसिक मैथ्स के अभी तक चल रहे हैं, मैथ्स भी खत्म हो गई है ना, मतलब जेई मैथ्स भी खत्म होने को आ रही होगी तुम्हारी, अभी भी तुमको ये सब डाउट्स हैं। मैं इनका निवारण नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए तो साक्षात महादेव को ही पृथ्वी लोक पर उतरना पड़ेगा, है ना। तो जब वो उतरे, अपनी तीसरी आंख खोलें, तो पूछ लेना महाराज से कि प्रभु ऐसा कैसे लिया गया है, सर ये आर डी थीटा कैसे आ रहा है। आर डी पाई कैसे आ रहा है, अरे हद है भाई रोनित, पुराने पापी। अरे सुनना, ये इसकी डायरेक्शन नहीं है डी थीटा ऑपोजिट में यार भाई। क्या है यार, ये क्या है तू नितेश, क्या है नितेश, क्या है भाई? ये एंगल है थीटा प्लस डी थीटा, तो इस गैप को मैंने लिखा है डी थीटा, इधर से ऐसा बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि क्लॉकवाइज मेजर करने लगा। आप अगर नोटिस करो ना, पूरी फिजिक्स में 3-4 बार पढ़ा देता हूं आपको, इतनी बार रिपीट होती हैं चीजें। खैर आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे आ जाते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट,
तो बच्चों क्या होता है, मूविंग चार्जेस हो चाहे करंट एलिमेंट्स हो, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। चाहे मूविंग चार्जेस हो या फिर वो, अच्छा एक शायद वो बचे हुए ना, रिंग का फील्ड बचा हुआ है ना अभी, रुको इसको होल्ड पे डालते हैं, पहले रिंग के फील्ड को तो करा दो यार। अभी अचानक से याद आया, वो हमने अभी नहीं किया है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, क्योंकि बाकी तो अभी कवर हो जाएंगे उसमें एम्पियर्स लॉ में, ये वाला बचा रहेगा, पहले इसको भी देख ही लो यार, लगे हाथ तो। देखो यहां पे एक रिंग है, रेडियस बच्चों इसका आर है, इसमें चल रहा है करंट आई नॉट का, और इसके सेंटर सी पे हमें मालूम है बी एट सी कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर होता है। और किस तरफ डायरेक्शन होगी दोस्त, रिंग के अंदर हर जगह इनटू द प्लेन होगा, और बाहर ये फील्ड इस तरीके से आएगा। रिंग का जो फील्ड पैटर्न होता है वो एकदम डाइपोल जैसा होता है। इसको बनाने की कोशिश की जा सकती है, बट थोड़ा सा टफ तो रहेगा, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। बच्चों इस तरीके से रिंग के चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही होंगे, और एक नहीं होंगी, ये तो मैंने सिंबॉलिकली बनाया है, बट एक नहीं होंगी, न जाने कितनी सारी होंगी यहाँ पे। हम किसी एक को देख के थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं। समझ गए, ये कुछ इस तरीके की रहेंगी, ऐसे अंदर आते हुए इस तरीके से। कुछ इस तरीके की फील रहेंगे इसके चारों तरफ। हम्म अब रिंग के एक्सिस पे भी हम फील निकालने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहेंगे, वो भी एक बढ़िया सा है केस, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर उसको डिराइव करते हैं। जैसे बच्चों ये एक रिंग दिया है, करंट कैरिंग रिंग, ये आई नॉट है, इसका रेडियस जो है वो आर है। यहां पे बच्चों एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, इस पॉइंट पी पे, ठीक है, ये ऐसे देखोगे, मान लो इस तरफ क्रिएट कर रहा है, अब ये सब डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो इसके इमीडिएटली बाद हम डाइपोल मोमेंट को ले आएंगे, जैसे एक डाइपोल रखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही आइडेंटिकल फील आता है जैसा कि एक डाइपोल का होता है। तो ये जो मैंने दिखाए हैं ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे बच्चों, है ना। अब एक उसमें दिखा देते हैं, तो आई होप आपको समझ में आ जाए। उसके चारों तरफ कुछ इस तरीके से चलेंगे, आपको ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के फील्ड को रिजेंबल कराएंगे। समझ में आई बात, किस तरीके का फील्ड आ रहा है, और इसकी डायरेक्शन उस डाइपोल से ली जा रही है, तो या तो इधर होगी या इधर होगी, जैसे अंदर जा रहा है और यहां बाहर आ रहा है ना। अभी इस डाइपोल की डायरेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस मत करो, ये अभी क्लियर हो जाएगा। हमें इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, और इसका फॉर्मूला जो निकल के आता है बच्चों, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे और फिर उसको डिराइव कर लेंगे। बी एक्सिस जो आ रहा है दोस्त, वो आता है म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आता है, हमको ये याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये हमको याद होना चाहिए। आदित्य कह रहा सर करंट की डायरेक्शन उल्टी, बेटा आधों को ये अंदर दिख रहा होगा, आधों को बाहर, सही है, 2D में है। फिर इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे क्या, नहीं, अभी कैसे, वो ईएमआई में आएगा बेटा,
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ईएमआई में आएगा, ईएमआई एंड एसी में। ठीक है, उल्टी नहीं है, सही है। मैं तो ऐसे ही मान के चल रहा हूं, देखो ऐसे डायरेक्शन ले रहा हूं, है ना, सही है। हमने तो सही ली है, तू देख ले, तेरी आंखों का इलाज कर ले बेटा। और उसके बाद भी वो ठीक नहीं होगा, आंखों के इलाज के बाद भी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि फॉल्ट थोड़ा ना है, वो है ऐसा। हम हमारी आंखें जो हैं वो 3D में इमेज देखने की आदी हैं। आप एक 3D इमेज का आभास करा रहे हो कहाँ पे? 2D में। तो उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। चलिए खैर, खराब नहीं है आदित्य आंखें, जो पता लगे आज ही जाके माँ बाप का बिल बनवा दे। गुरुजी ने कहा है आंखें खराब हो गई हैं, नया चश्मा और नया लेंस लगवाना है हमको। बच्चों यहां पे हम निकालने के इच्छुक हैं, इस पॉइंट पी पे, इस करंट कैरिंग रिंग की वजह से। ठीक है, अब कैसे निकालोगे? तो वही जुगाड़ है यार, वायर के अक्रॉस छोटे 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 बहुत सारे डीएल ले लेने हैं। और डीएल क्रॉस आर से हमें एक चीज और पता है कि ऑन द एक्सटेंशन ऑफ वायर हमेशा फील्ड 0 होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं। तो मैं एक डीएल इसमें ले रहा हूं भाई, इसमें डीएल ले लिया हमने, ये है बच्चों अपना डीएल। इस डीएल से ये वाली डिस्टेंस, ये तुम्हारा स्मॉल आर का काम करेगी। एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, ये जो है ये 90 डिग्री बनेगा दोस्त। मैं बात कर रहा हूं इस एंगल की। अच्छा, इस तरह के सिमिलर चीज मैंने आपको रोटेशन में भी बनवाई थी, इस तरह की चीजें मैंने आपको रोटेशन में भी करवाई थी। इस तरह का चित्र आया था, एक दूसरा सर्कल इस पे डिफाइन करवाया था हमने। ठीक है, ये देखो गुरु, ये एंगल भी 90 डिग्री है, 3D में है ये बस। और ये कितना बन रहा है भाई? ये बन रहा है रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा, आर के भी परपेंडिकुलर होगा। डीएल ऐसा है, डीएल क्रॉस आर। एंगुलर मोमेंटम में इस तरह का चीज आया था, एंगुलर मोमेंटम में आया था इस तरह का चीज, देख लो ऐसा डीएल इस तरीके से। तो डीएल क्रॉस आर जब आप चेक करोगे इस तरीके से कोनिक में बाहर की तरफ आएगा। याद है रॉड के केस में और पार्टिकल के केस में, जहां पे डीएल बाई डी टी टाउ के साथ बैलेंस किया था, फिर और मेथड कराए थे, सूडो फोर्स से कराया था, वो वाली सारी चीजें, है ना, वही है यहाँ पे। तो कुछ नहीं, अब डीबीपी कर देते हैं, छोटा सा फील्ड इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से। सो म्यू नॉट आई डीएल, डीएल साइन 90 डिवाइडेड बाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो बच्चे ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन रहा है। लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो इस डीएल के परपेंडिकुलर, आर के परपेंडिकुलर आएगा। देखो तो इस आर के परपेंडिकुलर आएगा। अब इसी को आप जब घुमाओगे चारों तरफ, ये कोन जैसा जनरेट कर देगा ये, है ना। ये है डीबी। जब आप इसको पूरे रिंग के लिए घुमाएंगे तो ये डीबी भी घूम जाएगा, इसका एक कंपोनेंट ऐड करेगा, एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। ये वाले सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जाने वाले हैं, ये वाले सारे कंपोनेंट्स ऐड हो जाने वाले हैं। तो अगर इसको मैं थीटा ले रहा हूं तो 90 माइनस थीटा, ये थीटा है। तो यहां देखना, बीपी अगर लिखा जाएगा तो इंटीग्रल डीबी साइन थीटा वाले ही ऐड होने वाले हैं। चेक करिए, साइन थीटा वाले ही ऐड होने वाले हैं।
शिवानंद यादव कह रहे हैं सर नहीं याद है। अब नहीं याद है तो बेटा क्या करेगा, अब छोड़ दे, कोई बात नहीं। वैसे भी बहुत सारी चीजें नहीं याद है। सिलेक्शन हो जाए तो भी ठीक है, ना हो तो सर कोई ठीक नहीं, पिताजी ने बहुत पैसा इकट्ठा कर रखा है, उत्तर प्रदेश में तो हमारी सरकार है सर। ठीक है सर, जब आप सब चीज पहले ही करा चुके तो अब क्या करा रहे हो, ये मल्टीपल यूज होते हैं भाई, बार बार तुम्हारे सामने आएगा, तो अगर थोड़े भी दिमाग वाले हो तो याद रख लोगे अपने पास। देखो मेरे बार बार कराने से और मेरे याद कराने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हें याद न रहे, समझे आदर्श, है ना। मैं तो सब कुछ करा दूंगा, एक भी की तरह क्वेश्चन मिस नहीं होगा, पर बड़ी बात यह है कि तू पेपर में क्या करके आता है। अगर वहां तू ढोल बजा के आ गया तो फिर कुछ नहीं होगा। तो मेरा कराना ना कराना उतना ही काम करेगा कि आप कितना पढ़ पाते हो। तो ये बन रहा है तुम्हारा डीएल। ये बच्चों कितना बना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा भी ऐड कर देना है इसमें। साइन थीटा कितना बनेगा, आर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये आ रहा है, म्यू नॉट आई आर बाई 4 पाई, ये सब बाहर आ जाएगा और ये भी बाहर आ जाएगा यार, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये बन जाएगा इंटीग्रल डीएल। इंटीग्रल डीएल क्या है, लेंथ ऑफ द रिंग है यार। इंटीग्रल डीएल क्या है सर शहनाई बजा के आएंगे। बेटा बाप का जब जूता चलेगा ना तो पता नहीं कहाँ कहाँ से तुम्हारे शहनाई बजने वाली है, देख लो। तो ये इसको सिंप्लीफाई किया, 2 पाई आर रखा है, इसकी वैल्यू आ गई बच्चों। तो म्यू डॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्लियर है क्या। और इससे आपको सिमिलरिटी भी समझ में आ रही होगी यार, कितना ज्यादा सिमिलर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। डीएल के साथ 90 क्यों बना। अब यार ये तो ज्योमेट्री है, तुम्हें आना चाहिए, इतना तो समझ में आना चाहिए यार। शहनाई बजना बजने की तैयारी रखो भैया, बहुत जल्दी तुम्हारा जनवरी आ चुका है। और देखते हैं बच्चों एक और, इसमें एक और केस करके देखते हैं। इस रिंग की वजह से आप फील्ड कहीं भी निकाल सकते हो। जैसे चलो एक केस में लेता हूं, ठीक है ना, इसी का एक्सटेंशन है वो। हालांकि अपने पास और भी मेथड है उनको कराने के, बट ठीक है अब इसको यहां कर लेते हैं। मान लो बच्चों ये एक शेल है, ये हेमिस्फीयर भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। एक कटोरा लेके ऐसे घुमा दें तो उसको वैसे भी लिया जा सकता है, उस पे करंट आई चल रहा हो और फिर किसी जगह पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया जाए। आप बताना, अगर आप कर सकते होगे तो मैं इसको छोड़ दूंगा, सिंपल सही है ये। अच्छा हमने चार्ज एलिमेंट को करंट से करके देखा है, तो चार्ज घुमा दो या करंट घुमा दो बात एक ही होती है। करंट चल रहा हो या उसको घुमा दिया जाए, जैसे इस एक्सिस के अबाउट है, मैं इसमें चार्ज देके उसको ओमेगा से घुमा दूंगा तो आपको पता रहेगा कि भैया ये है ओमेगा नॉट से घुमा रहे हैं, और ये शेल है, इसमें सिग्मा नॉट का यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। शेल मतलब हॉलो स्फीयर, ओके। अब आप इसको घुमा रहे हो जी, तो हमें इसके सेंटर सी पे बच्चों फील्ड निकालना है।
हमें इसके सेंटर सी पे फील्ड निकालना है। ये देखिए, निकालो जरा, 2 मिनट का ट्राई लो और बताओ कितना आ रहा है तुम्हारा आंसर। सर पढ़ते समय टाइम जल्दी बीत रहा है बेटा, बीतेगा, अब ऐसा ही है टाइम की कहानी। जो शुरू से लगे रहते हैं जान लगा के, है ना, उनको इस बदलते समय का एहसास नहीं होता है, उनको ठीक लग रहा होता है सब, क्योंकि शुरू से वो मेहनत करते चले आ रहे हैं। जो मेहनत शुरू से नहीं करते उनको फिर डर लगना चालू होता है। निकालो आंसर इसका। अभिषेक आंसर निकाल, अनुरोध है सर, है ना, काय का अनुरोध भाई तेरा, इसको करके निकाल आंसर। शेल है तो सिग्मा नॉट होगा आयुष, रो होता है सॉलिड स्फीयर के लिए। गजब आदमी है भाई, गजब आदमी है। सॉलिड स्फीयर में रो आता है, उसका भी निकलवा सकते हैं। अब तूने दे दिया है तो एक तेरा होमवर्क हो जाएगा, एक मैं यहां करा दूंगा, यहां पे रो नॉट हो जाएगा। इस भैया को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है, आयुष को। अभी 2 महीने बाद एग्जाम लिखेगा ये जे मेंस का, कह रहा है सर शेल लिखा है तो रो नॉट होना चाहिए। शेल है तो अब सरफेस पे चार्ज है एमडी चोमू, सरफेस पे चार्ज है। कैसे बनता है ये, रिंग्स की तरह से यूज करना पड़ेगा बेटा हमको। इसमें क्या है, रिंग्स विद इंक्रीजिंग रेडियस एंड देन डिक्रीजिंग रेडियस, ऐसे ही तो बनता है, रिंग्स विद इंक्रीजिंग रेडियस देन डिक्रीजिंग रेडियस, करेक्ट है ना। हमें इसके सेंटर सी पे फील्ड लिखना है, तो मैं क्या करूंगा यार, यहां पे हमको इसमें रिंग लेनी पड़ेगी भाई। तो ऐसे एक रिंग ले ली जाए, इतनी बार ये चीज आ चुकी है, जिसको अभी भी नहीं आती है तो यार बस फिर भोलेनाथ ही मालिक है आपके। ये एंगल है थीटा और ये डी थीटा है, ये थिकनेस आर डी थीटा है, और ये एक पूरी रिंग बन जा रही है भाई। इस रिंग की रेडियस भी हमको पता है, और इस रिंग के सेंटर से ये डिस्टेंस सी की भी पता है हमें। ये कितनी है डिस्टेंस भाई, ये आर कॉस थीटा है, और ये कितनी है, ये आर साइन थीटा है भाई। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब देखो यहां क्या करना है, इसका डी क्यू चार्ज लिख लिया। डी क्यू चार्ज कितना बनेगा, सिग्मा नॉट इनटू एरिया ऑफ दिस रिंग, तो एरिया कितना बनेगा, लेंथ 2 पाई आर साइन थीटा हुई रिंग की, इनटू विड्थ उसकी आर डी थीटा हुई है। तो ये जो डी क्यू आया है तुम्हारे पास, ये कितना आ रहा है, सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा आ रहा है। आई होप ये कहानी क्लियर हो गई होगी। अब ये डी क्यू के करस्पॉन्डिंग छोटा सा डी आई एवरेज जो बनेगा, ये मैं बता चुका हूं, डी क्यू इंटू ओमेगा बाई 2 पाई कर दीजिए भाई। क्यू ओमेगा बाई 2 पाई जो है वो करंट का काम करेगा यार। सेंटर ऑफ मास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये सब डेरिवेशंस वहीं थे। और मजे की बात है, अभी भी आधे लड़कों को आता नहीं होगा ये। वही जो ये सोच रहे थे कि मैथ्स के साथ तो बेसिक मैथ हो ही जाएगा, तब तक आ जाएगा। 11th पूरी बीत गई, 12th पूरी बीत गई, और कुछ का तो 12th पास भी आ गया है, एलिमेंट लेने नहीं आते। बताइए ये रेडियस कितनी है, इस रिंग की रेडियस बच्चे है तुम्हारी
इसको तो हटा देते हैं। इस रिंग की रेडियस है आर साइन थीटा, और इसके एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, आर कॉस थीटा है। इसका करंट कितना है, डी आई है। तो इसकी वजह से उसके सेंटर सी पे ये जो डीबीसी बन रहा है बच्चों, ये कितना बनेगा, ये डीबीसी बनेगा म्यू नॉट इंटू डी आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये बनने वाला है, देखिए एक बार। ये काम कर रहा है स्मॉल आर का, ये काम कर रहा है एक्स का। डी आई हम ऊपर लिख चुके हैं, आइए सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। म्यू नॉट बाई 2, डी क्यू की वैल्यू रख दी यार। डी क्यू की वैल्यू बेटा ये है, डी क्यू इंटू ओमेगा बाई 2 पाई आ गया, बहुत ही बढ़िया। ये बाई 2 हम ले चुके हैं, ऊपर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर आपका बनेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा तुम्हारा कैपिटल आर, उसका स्क्वायर उसकी पावर 3/2, ये बन रहा होगा तुम्हारा कैपिटल आर क्यूब। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, जो जो कैंसिल हो जाए उसको उड़ा देते हैं। जैसे ये 2 पाई कैंसिल हुआ, बहुत बढ़िया। ये आर स्क्वायर, ये आर क्यूब, और यहाँ एक पावर चली गई, बहुत बढ़िया। कितना बढ़िया इंटीग्रल बन के आ गया है यार। म्यू नॉट सिग्मा नॉट ओमेगा आर बाई 2 इंटीग्रल साइन क्यूब थीटा डी थीटा, ये बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इस रिंग को 0 से पाई/2 किया तो आधा, पाई तक लेके आए तो पूरा, 0 टू पाई। क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हो? अरे इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्यों करना पड़ेगा, इतना सिंपल सा है। कह रहा इंटीग्रेशन बाई पार्ट करना पड़ेगा, तो शर्म कर ले, शर्म कर ले मेरे भाई। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये प्रिंस, एकदम अलग ही खिलाड़ी है। इसको देख ऐसे तोड़ ले, इसको तो कर ले। इसके बाद कॉस थीटा को टी लिख ले। देख लो क्या क्या कराना पड़ रहा है मुझे, थोड़ी शर्म हो बाकी जिंदगी में तो कुछ कर लेना मेरे भाई। कॉस 0 ये 1 है, कॉस पाई ये -1 है, 1 माइनस टी स्क्वायर, एंड यहां से कितना आने वाला है, -dt। देख लो, आई थिंक ये आएगा 4/3 तुम्हारा। वेरीफाई करो एक बार। हाँ हाँ, साइन क्यूब का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, sin 3 थीटा वाला। सर जी अभी इंटीग्रेशन खत्म हुआ है, उसके बाद भी हाँ, वो sin 3 थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। पर बड़ी बात क्या है कि आप लगा के आंसर तो बताओ। प्रिंस कह रहा है बाई पार्ट्स करेंगे सर। ये आ रहा है, एक बार कंफर्म कर दो। सर वॉलिस थ्योरम से भी हो जाएगा,
आती है तो कर लेना। सिंपल। यहाँ यहाँ लौंडा इसमें बाई पार्ट्स लगाने का इच्छुक है। तुम्हें लगता है उसको वॉलिस थ्योरम और ये सब आता होगा? बेकार की बातें मत करो, भी तुम्हारा भी पता लग जाएगा। आ रहा है मेंस, सुना है मेंस में धाकड़ मैथ्स आती है। इसको कैसे करोगे? इसको कैसे करोगे? इसको कैसे करोगे? भाई जिंदगी को सिंपल रखो। अब यहां से क्या करोगे? यहां शेल ले लेंगे डायरेक्टली यार। यहां पे शेल बना लेंगे डायरेक्टली। एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, बच्चों ये है तुम्हारा डी आर। अरे सर ये तो पिछला फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं। हाँ लगा तभी पाओगे जब आपको पिछला फॉर्मूला याद रहेगा। तो डी बी सी ये आ जाएगा 2/3 सिग्मा ओमेगा नॉट आर, और कुछ बचा था पाई बाई म्यू नॉट था, और म्यू नॉट भी था। ये था अपना फॉर्मूला। अब म्यू नॉट ओमेगा नॉट तो है कांस्टेंट। मुझे ये बताओ सिग्मा कैसे निकालोगे इस शेल का? कार्तिक कह रहा सर वॉलिस तो लग नहीं सकती है, वो तो पाई/2 से होती है। अब तुम डिसाइड कर लो ये। एक और ग्रुप आ गया कहने लगा कि नहीं अब ये तो लग नहीं सकता। तो वॉलिस वाले जो चोमुस थे वो भी धराशायी कर दिए गए दूसरे ग्रुप के द्वारा। तुमको आता नहीं है इंटीग्रेशन भाई, तुमको आता नहीं इंटीग्रेशन, मान लो। ये है बेसिक मैथ्स के डरावने सपने। हाँ प्रशांत, अलग अलग शेप के लिए भी बेटा कर सकते हैं इंटीग्रेट, ठीक है ना। सिग्मा इज रो डी एक्स। चलिए वो कैसे देखते हैं बच्चों। इस शेल का चार्ज अगर डी क्यू है, देखिए सारे बच्चों ध्यान दो, सारे ध्यान दो। रो नॉट इंटू इसका वॉल्यूम कितना है? 4 पाई r² इंटू डी आर। अगर मुझे इसका सिग्मा कुछ लिखा होता मैंने, तो सिर्फ मुझे इतना लिखना पड़ता। तो ये जो सिग्मा स्टार है वो रो नॉट डी आर बन जाएगा। बहुत ही सही यार, बहुत ही सही। अब यहां वैल्यू रख दी, 2/3 म्यू नॉट रो नॉट ओमेगा नॉट r/d r। देख लो, इंटीग्रेट कर दो। ये आ जाएगा बच्चों। नहीं निशांत, ऐसा नहीं। देखिए ये काम पिता का होता है, ये काम पिता का होता है। बाप के जूते से ही लड़का सुधर सकता है।
दुनिया आप आपके ऊपर जूता चलाएगी, आप कभी नहीं सुधर पाओगे, है ना। बाप के जूते में एक अलग चीज होती है। एक और क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद फिर इस पे भी आ जाते हैं, रुको। एक एच सी दे देता हूँ, चलो अब खुद ही कर लेना, तुम इतने तो स्मार्ट हो गए इसी के बेसिस पे बचे, है ना। इसी के बेसिस पे, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन दे देता हूँ, या चलो यहाँ इंक्लूड कर लेंगे, इंट्रोड्यूस कर देते हैं पहले, है ना। इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बाकी कॉमन आएंगे अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस। एक था, एक शॉर्टकट था, मतलब कुछ केसेस में डायरेक्टली आप लगा सकते हो कि प्लेनर ऑब्जेक्ट है, उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से उसको बहुत बढ़िया तरीके से जोड़ सकते हैं। तो वो वाली चीज़ें इसके बाद में करा दूंगा, क्योंकि वही क्वेश्चन डाइपोल के लिए भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं फॉर करंट कैरिंग लूप, पहला पार्ट। करंट कैरिंग लूप, नेक्स्ट क्लास में याद रखना, मुझे बता देना सर मैग्नेटिक फील्ड और पोटेंशियल का एक शॉर्टकट बताएंगे आप, बोले थे करके, तो मैं उसको इसी के साथ ले लूंगा, ठीक है। फॉर करंट कैरिंग लूप, तो अगर बच्चों कोई भी क्लोज लूप आपको दी गई है, अगर आपको एक करंट कैरिंग लूप दी गई है ऐसे, तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया गया है, इस तरह का है। तो यहां जो म्यू वेक्टर है वो है एन आई ए वेक्टर। मतलब क्या है फंडा, यहां पे एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है बच्चों, एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, आई तो आपको पता है करंट है, और ये जो एरिया है दैट इज एरिया वेक्टर। सर एरिया वेक्टर को फिर हम कैसे मतलब डिफाइन करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जब भी करंट क्लॉकवाइज चलेगा, जब भी करंट क्लॉकवाइज चलेगा, अगर ऐसे चला तो ये एंटी क्लॉकवाइज, और इस तरीके से चला तो ये क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब अंदर की तरफ, तो ये साउथ पोल आपको दिखाने वाला है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। जब भी हमें फील्ड लाइंस अपने से दूर जाते दिखे, जब भी हमें फील्ड लाइंस अपने से दूर जाते हुए दिखें बच्चों, ठीक है ना, तो क्या है उसका मतलब, उसका मतलब सिंपल सा है कि हम साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट को फोकस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। और इसी तरीके से जब हमें एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखता है, तो फील्ड लाइंस हमारी तरफ आ रही होंगी, हम बोलेंगे नॉर्थ पोल को फेस कर रहे हैं उस केस में हम, ठीक है। मेरा नाम याद रख लीजिएगा, कभी भूलेंगे नहीं, एन फॉर नॉर्थ है, एस फॉर साउथ है। तो आप सीधे करंट को घुमा के पता कर सकते हैं यार कि एरिया वेक्टर किधर होगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। अगर ये बात समझ में आ गई तो बताओ, फिर आगे बढ़ा जाए। तो आप यहां देख सकते हो एरिया वेक्टर को लिया कैसे जाना है, एरिया वेक्टर का डिसाइड होगा करंट आई से, और ये हमेशा एक क्लोज लूप के लिए डिफाइंड है, ठीक है ना। ये हमेशा एक क्लोज लूप के लिए डिफाइंड है, अगर क्लियर है तो बता दीजिए। यहां से एक चीज और भी पता लग जाएगी कि यार म्यू जो है, या मैग्नेट जो है, बार मैग्नेट जैसे ली जाए, बार मैग्नेट का केस लिया जाए, तो बार मैग्नेट में ऐसा माना जाता है कि यार नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी और साउथ पोल पे वो टर्मिनेट होंगी। कुछ इस तरह का जुगाड़ रहता है भाई।
समझ में आई? मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेट के अंदर भी फील्ड लाइंस होती हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्लोज्ड होना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एक बार एडवांस में आ गया है, आई थिंक 2001, 2002, 2003, 2004 के आसपास के कभी का क्वेश्चन है ये। समझ में आ गई? सर दुनिया कलरलेस लगने लगी है। चौधरी साहब पढ़ लो। ज्योति चौधरी जी पढ़ लीजिए भाई। डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट फिर से बता दीजिए। राइट हैंड लेके बेटा क्लॉकवाइज घुमा दो। क्लॉकवाइज मतलब अंदर, अंदर मतलब साउथ पोल, ऐसे जा रही है साउथ पोल। एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, तुम्हारी तरफ निकल के आ रही होंगी फील्ड लाइंस, कुछ ऐसा है। आप यहां खड़े हो जाएंगे तो फील्ड लाइंस आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं, इसका मतलब आप नॉर्थ पोल को फेस कर रहे हैं। साउथ पोल, अगर आप यहां खड़े हैं तो ये फील्ड लाइंस आपसे दूर जाती हुई दिख रही होंगी, मतलब आप साउथ पोल को फेस कर रहे हैं। यही है एक सिंपल सा। ठीक है, अगर क्लियर है तो बता दो। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसी तरह के कुछ कुछ केसेस आपको दिए जा सकते हैं यार, कुछ कुछ केसेस आपको दिए जा सकते हैं। अरे भैया कलर जाओ ना यार, कैसे? बताओ म्यू वेक्टर कैसा होगा? अंदर की तरफ ऐसे लिख लोगे, ऐसे लिख लोगे। ठीक है, अंदर की तरफ जाता हुआ दिख रहा होगा। और देखते हैं भाई, इस तरह का एक क्वेश्चन एक बार आपसे पूछ लिया गया था, कहाँ पे? जेई के एग्जाम में आ गया था। मैं उसी को बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। आई डोंट नो कि कितना अच्छा बना पाऊंगा, बट कोई बुराई नहीं है उसको ट्राई करने में, है ना। पार्शियल इरेजर रहती है तो बहुत अच्छे से बन जाता है। देखिए, इस तरह का बच्चों एक सीन दिया हुआ है आपको। अब इनको जोड़ दिया, इनको जोड़ दिया, इस तरह का था ये। देखिए, ऐसा दिया हुआ था, रेडियस, इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2 दिया है, सिमेट्री का भरपूर प्रयोग है। आपसे दो चीजें पीछे जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड एट सी एंड म्यू ऑफ दिस, निकालिए। दोनों जल्दी से लिखो इसके आंसर, फटाफट फटाफट। आजकल मैंने देखा यार, जनता ने ना, कुछ तो भी था, आई थिंक वो बिग बॉस विनर जो है,
वो सांप वाप वाला कुछ केस हो गया उसका। अच्छा देख लो बेटा, आपका जैसा भी मन है। सर आपसे लुल सुने हुए महीने हो गए हैं, प्लीज एक बार बोल दिया। मोहित ऐसा क्या है, तू बोल तो मैं रोज फोन पे रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ तेरे को। चलिए, कुछ बच्चों ने आंसर निकाल लिया है। तू आया ही 3-4 महीने बाद होगा मुझे लग रहा है क्लास में, इसीलिए तूने सुना नहीं है। चलिए बच्चों है, इसको देखते हैं। यार एक चीज देख के बताओ, क्या आधा ही सर्कल है और सबका अंदर की तरफ आ रहा है? तो मतलब अगर मैं फील्ड लिखने जाऊं तो कंप्लीट रिंग क्या आधा ही आना है? तो क्या म्यू नॉट आई बाई 4r1 प्लस म्यू नॉट आई बाई 4r2 लिख देंगे, अंदर की तरफ आएगा क्लॉकवाइज। म्यू लिखने में आधा ही एरिया आना है, तो आई टाइम्स पाई r1 स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई r2 स्क्वायर बाई 2। और बच्चों ये अंदर की तरफ ही आ रहा है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अरे डाइपोल मोमेंट चाचा वेक्टर हो रहा है आदर्श। अभी तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है? कितनी बार बताऊं भाई, बता मुझे कितनी बार बताऊं यार। एरिया वेक्टर कैसे बता, पूरी कहानी राम कहानी यहाँ सुना रखी थी मैंने, ध्यान नहीं रखता। अब बातें तुम्हारी ऐसी बड़ी बड़ी जैसे पता नहीं रैंक 1 ही लाने वाले हो। और नाम भी आदर्श रख रखा है, आदर्शों जैसा कोई अणु भी नहीं है। आगे चलते हैं भाई, थोड़ा सा इसको और देखते हैं क्या होता है बच्चों। इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बिंदास काम करता है। एक्चुअल में बार मैग्नेट जो होता है, बार मैग्नेट को आप अगर दो हिस्सों में तोड़ दो, नंबर ऑफ टर्न कुछ नहीं दिया है तो एक मान के कर रहे हैं, यहां भी एक ले लिया यहां पे भी एक ले लिया, है ना। अगर दे दे यहां पे कि 200 टर्न है 200 टर्न है तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा चीज देखिए सर, R1 वाला सर्कल तो फुल है, अबे यहां गायब है यहां गायब है यहां गायब है यहां गायब है, 4 हिस्से गायब है। टोटल 4 हैं, 4 हैं 4 गायब है। इनकी वजह से जीरो है, देखो इनकी वजह से, साइड वाले वायर्स की वजह से जीरो है। ये वाला जो देख रहे हो इनकी वजह से जीरो है, इनकी वजह से जीरो है। सर ये क्यों है ऐसा? यार इतना तो डीएल क्रॉस आर से समझ जाओ कि भाई जब एक्सटेंशन ऑफ वायर पे हमेशा फील्ड जीरो होता है, एक्सटेंशन ऑफ वायर पे हमेशा फील्ड जीरो होता है। समझे क्या? ये देखो एक्सटेंशन ऑफ वायर पे यहां करंट आई का है तो इस जगह पे बी जीरो होगा। क्यों? डीएल क्रॉस आर जीरो हो जा रहा है। देवांश को R1 वाला सर्कल फुल दिख रहा है। अच्छा भाई तू कर ले फुल के हिसाब से, फिर जब नंबर नेगेटिव में आए तो मत कहना। आगे बढ़ते हैं भाई। एक बार मैग्नेट को आप अगर क्रश करके कई हिस्सों में तोड़ देते हो, ठीक है ना, बार बार मैग्नेट को कई हिस्सों में अगर आप क्रश करके तोड़ देते हो तो हर एक छोटा हिस्सा एक, ठीक है ना, हर छोटा हिस्सा एक अलग, ठीक है ना, एक अलग मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा। शिवानंद यादव साहब, उनके लिए अणु का ही प्रयोग किया था और आपने जो लिखा है वो आपके लिए प्रयोग है, जो तुम उसके लिए करना चाह रहे हो वो तुम्हारे लिए ही है ना। इस भाई आज तुम इस स्थिति में हो तो उसका यही तो रीजन है शिवानंद साहब। तुम वही हो ना जो हिंदी में पूरी मस्त कविताएं लिख के भेजते थे, आप वही है ना। पढ़ाई छोड़ के सारे काम करवा लो आपसे, और अभी भी आंखें खुल नहीं रही हैं। ये है एक लूप दिया है, इसको दो हिस्सों में तोड़ के देखते हैं क्या होने वाला है। बहुत ध्यान से देखना।
हमने इसको यहां पे ब्रेक किया जी, इधर और इधर, मतलब दो हिस्सों में ब्रेक किया ऐसे। अब चूंकि ये वेक्टर्स हैं, चूंकि बच्चों ये वेक्टर्स हैं, ये फॉलो करेंगे किसको, वेक्टर एडिशन को। ये फॉलो करेंगे किसको, वेक्टर एडिशन को। वो कैसे सर, आइए देखते हैं। ये एरिया की वैल्यू जो है A1 है, और ये एरिया की वैल्यू बच्चों A2 है। ये तो नाशपाती लग रहा है। ये देख लो, ऐसा है बच्चों। अब यहां सोचने वाली बात है, अगर मैं इसको एक क्लोज लूप में ब्रेक कर दूं और इसको एक क्लोज लूप में लिख लूं, आप देखो ये करंट आई नॉट का इधर आ रहा था, जब मैं इसको आई नॉट से वापस लेके आया इधर, इस हिस्से में ऐसे आ रहा था, तो यहां पे कुछ ऐसे गया। आप सोचिए, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे वापस ओरिजिनल वाला मिल जाएगा। मतलब म्यू वेक्टर जो है, अगर यहां मैं लिखूं, यहां पे म्यू वेक्टर जो लिखा जा रहा है, करंट आई टाइम्स A1 प्लस A2, एंड ये लिखा जाएगा माइनस के कैप, क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ। इधर अगर मैं, ये चूंकि मैंने A1 लिखा है, ये A2 लिखा है, इसका म्यू1 लिखा जाए और इसका म्यू1 लिखा, म्यू2 लिखा जाए, तो आपको तुरंत उत्तर हाजिर हो जाने वाला है। म्यू1 को देखोगे बच्चों, तो म्यू1 कितना आएगा, आई नॉट टाइम्स एरिया इसका, और नंबर ऑफ टर्न्स 1 लिया है, 10 होते तो 10 ले लेते। ये क्लॉकवाइज है, माइनस के कैप। यहां से म्यू2 वेक्टर आया, ये आई नॉट A2, एंड दिस इज ऑल्सो माइनस के कैप। ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको ये मिलेगा, तो हम यहां लिख सकते हैं वेक्टर म्यू इज इक्वल टू म्यू1 प्लस म्यू2। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बिंदास यहां पे काम करेगा यार। बार मैग्नेट के केस में भी ऐसा ही होता है, बार मैग्नेट के केस में भी बच्चों कुछ ऐसा ही होता है। चलिए हम एक हाइपोथेटिकल चार्ज के बारे में बात करेंगे यहां पे, कि बार मैग्नेट के केस में एक टर्म मैं डिफाइन कर रहा हूं, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है ना, पोल स्ट्रेंथ। इसमें पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन यार, जैसा कि पोल स्ट्रेंथ जो है काफी हद तक मैग्नेटिक चार्ज जैसा होता है। सर मैग्नेटिक चार्ज, अरे हाइपोथेटिकल है ये चीज, रियल में एग्जिस्टिंग नहीं करते हैं। ये बेसिकली क्या है, मोनोपोल्स। अभी हम इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चीज होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। वो चार्ज फिजिकली आपको मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस अलग अलग हो जाते हैं। मैग्नेटिज्म में क्या है, जो इक्वेशंस हैं और जिस तरह की सिमिलैरिटी जो आपको मिलती है, कहाँ से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी इस तरह के चार्जेस का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। बट होता क्या है कि ये थ्योरी में तो एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा लगता है, लेकिन इन मैग्नेटिक मोनोपोल्स को, इन मैग्नेटिक चार्जेस को सेपरेट कभी नहीं किया जा सकता। आप छोटे से छोटा वॉल्यूम कंसिडर कर लीजिए, ये मैग्नेटिक मोनोपोल्स जो हैं ये अलग नहीं किए जा सकते, प्लस और माइनस में नहीं तोड़े जा सकते, बट इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल आइडेंटिकल है, जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा था। तो सर ये क्या है चीज, तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई मैग्नेटिक मोनोपोल
M1 का है और ये M2 का है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर r दिया है और दोनों पॉजिटिव हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फोर्स से। हाइपोथेटिकल है, डजंट एग्जिस्ट इन रियलिटी, आप इनको कभी अलग नहीं कर पाओगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई M1 M2 बाई R²। अरे बाप रे, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म की ये तो एक जैसे फॉर्मूले आ गए। लाइक चार्जेस विल रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट, ये न्यूटन्स लॉ जैसा ही है जो ग्रेविटेशन का था, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कूलम्स लॉ था उसके जैसा है। ग्रेविटेशन में कैपिटल G कांस्टेंट बना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 पाई ε0 कांस्टेंट बना, मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट। मोनो का क्या मतलब है? मोनो मतलब 1 होता है। पोल का मतलब क्या होता है? पोलैरिटी, एक तरह की पोलैरिटी, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। मैग्नेटिज्म में ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है सर, इसका कोई नेम है? लिखा तो है, पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक चार्जेस और मोनोपोल्स, मैग्नेटिक मोनोपोल्स। क्यों इंट्रोड्यूस किए गए हैं, आइए जरा बात करते हैं। बार मैग्नेट जो है बेटा आपकी, और अब मैं इसके वो केसेस नहीं करा रहा हूं कि डाइपोल का फील्ड ऑन द एक्सिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, चूंकि ये फॉर्मूला आ गया है पूरी तरह से आइडेंटिकल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, एक एक फॉर्मूला आइडेंटिकल है, तो मुझे अब करने की उसको जरूरत नहीं है, वो सब रिपीट नहीं करा रहा हूं, आप खुद देख लीजिएगा। यहां पे इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? अगर अपन को ये बार मैग्नेट दिया जाए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो हम यहां मानते हैं जैसे कि +m रखा हो और यहां मानते हैं जैसे -m रखा हो, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था, जैसे बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल था, +q एंड -q, इनके बीच का डिस्टेंस अगर d था तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो हमने डिफाइन किया था q इंटू डी, और डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव थी। यहां पे जब हम मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन कर रहे हैं, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड इसकी वैल्यू जो होगी m इंटू डिस्टेंस d, d इज द लेंथ ऑफ दिस बार मैग्नेट। बात समझ में आई? यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में इनको सेपरेट किया जा सकता था, लेकिन वहां पे इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यार आप अगर फील्ड का पैटर्न देखोगे, फील्ड का पैटर्न बाहर वाले हिस्से में बिल्कुल आइडेंटिकल है जैसा कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल में होता था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लाइंस, तो ये अंदर जो है ये एग्जिस्ट करती हैं वैसे ही, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती हैं, लेकिन यार यहाँ ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे अगर फील्ड लाइंस होंगी तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, एंड यहाँ एक रीजन है, यहाँ एक कारण है जहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से सेपरेट हो जाती हैं, जहां पे इनका बिहेवियर इलेक्ट्रोस्टैटिक से सेपरेट हो जाता है। लेकिन बार मैग्नेट के अंदर की कहानी को छोड़ के बाहर के स्पेस को अगर आप कहीं देखेंगे तो बिल्कुल आइडेंटिकल बिहेवियर आने वाला है। ठीक है, क्या समझ में आ गए? क्या बात समझ में आ गई बच्चों आपको? अब इस मैग्नेट को जरा कट करके देखिए। जब तक मैग्नेट का क्रॉस सेक्शन, या एक और चीज दिखा देते हैं भाई, देखो एक मैग्नेट आप अगर इस तरीके की लेते हैं, आप एक मैग्नेट ऐसे ले आए, बोलेगे भैया यहां पे +m रखा है और यहां पे -m रखा है, और ये मैग्नेट है तुम्हारी, रेडियस इसकी r है,
आपसे पूछा जाएगा कि भैया इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो आप इसको रिप्लेस करेंगे एक मैग्नेटिक डाइपोल से, एंड इसका म्यू जो होगा वो m × 2r होने वाला है। देखिए शेप इसका ऐसा था, बट डायरेक्टली हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक बार मैग्नेट कुछ इस तरह के शेप में थी, एक मैग्नेट, यहां पे -m और +m रखा गया। तो हमको मालूम है बेसिकली वो सारे केसेस वैसे ही चलेंगे जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में हमने सीखा था। सारे केसेस बच्चों ऐसे ही चलेंगे जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में हमने सीखा था। बात समझे क्या? बात समझे क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बहुत सारे केसेस मैंने सेंटर ऑफ मास के लॉजिक से करवा दिए थे। वही लॉजिक यहां भी लगेगा, वही लॉजिक यहां भी बिंदास लगता है। अगर ये बात क्लियर है तो बताइए, फिर आगे की कहानी ले ली जाएगी। डन है? डन है? आइए फिर आगे बढ़ते हैं। पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे। पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे, +m एंड ये है -m। बिना वो चेंज किए अगर आप इस मैग्नेट को, बिना क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज किए अगर आप इस मैग्नेट को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, तो ये था +m, ये था -m। आप देखोगे यहां +m आ जाएगा और यहां -m आ जाएगा। नया मैग्नेट दो अलग अलग मैग्नेट्स की तरह से बिहेव करेगा, और उनको जोड़ दोगे एंड टू एंड तो पुराने वाला मैग्नेट मिल जाएगा। तो ये मैग्नेट को तोड़ने का तरीका हुआ। पोल स्ट्रेंथ तब तक नहीं बदलेगा जब तक मैग्नेट के क्रॉस सेक्शन को नहीं बदल दिया गया है। क्लियर है? क्लियर है? लेकिन अगर इसी को मैं इस तरीके से काट दूं, ठीक है, यहां लिख देता हूं, है ना, भूल जाओगे वरना। मतलब अगर आप उसके एरिया को करेंगे तो उसका पोल स्ट्रेंथ बदल जाएगा। चलो एक केस इसका भी ले लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसा था एक बार मैग्नेट अपने पास, ठीक है, इस तरीके का जो अपने पास एक बार मैग्नेट है। देखिए एक बार, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है, हम इसको कट कर रहे हैं इस लाइन, इस प्लेन के अबाउट ऐसे, ठीक है, हम इसको कट कर रहे हैं इस प्लेन के अबाउट। ये देख लो, ये काटा है इसको, ये काटा है। टोटल एरिया पहले इसका ए था, टोटल एरिया इसका पहले ए था। अब जो ये पार्ट कट के आया है अपने पास, इसका एरिया है A1, एंड ये वाला जो पार्ट है ये एरिया है बच्चों A2। समझ गए? तो ये जो कट के दो पतले पतले पार्ट आएंगे, और मान लेते हैं इसके लेंथ है D, इस पूरे का पोल स्ट्रेंथ है
ये प्लस एम मान लिया और इसको उल्टा कर लो, इसको प्लस एम कर लिया। अब बच्चों जो अपने पास दो ये छोटी छोटी मैग्नेट्स आई हैं, ठीक है ना, अपने पास अब जो ये छोटी छोटी मैग्नेट्स आई हैं इनकी लेंथ सेम है, लेकिन इनके क्रॉस सेक्शन एरियाज जो हैं वो अलग अलग हो चुके हैं। मतलब इनके पोल स्ट्रेंथ अलग अलग होंगे भाई, इनके पोल स्ट्रेंथ बच्चों अलग अलग होंगे। ये A2 है और ये A1 है, तो नया जो पोल स्ट्रेंथ है इनकी वैल्यू M1 है और इसकी वैल्यू M2 है, -M2 -M1। ये मैग्नेटिक चार्जेस हैं, ठीक है। ठीक, हम देख रहे हैं कि ये एरिया पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, उसके बिल्कुल ए के बराबर। तो ये M1 की वैल्यू क्या है, M1 की वैल्यू बनेगी M टाइम्स A1 बाई A1 प्लस A2। देख लीजिए, क्लियर है क्या? ये छोटी हो गई वैल्यू M1 की, एरिया पे डिपेंड थी, बड़ा एरिया बड़ी वैल्यू, छोटा वैल्यू छोटा एरिया, सिंपल। इसी तरह से M2 की वैल्यू जो ये है M टाइम्स A2 बाई A1 प्लस A2। आप जोड़ के देखो इसको, यहाँ वाला मिल जाएगा M, इन दोनों को जोड़ के देखोगे ये आ जाएगा। तो इंडिविजुअल ये जो μ1 बनेगा, μ1 बन जाएगा M1 इंटू डी, μ2 बन जाएगा M2 इंटू डी। तो नए वैल्यू निकाल लोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो वापस से आपको पुराना वाला मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, बिल्कुल आपका भैया वैसा ही आएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स वेक्टर B डॉट डी है थ्रू ए क्लोज सरफेस। ये जो है थ्रू ए क्लोज सरफेस ये बनेगा M इनसाइड। अब आप जरा ध्यान दो, ठीक है ना, M इनसाइड इज चार्ज इनसाइड, Q एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट था यहाँ पे। कांस्टेंट कैसे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, यहाँ आ रहा है μ0 बाई 4 पाई। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये गॉस थ्योरम में इस तरीके से लिखा जाएगा, ये है तुम्हारा गॉस थ्योरम। बट आप ध्यान रखिए, किसी भी छोटे से छोटे वॉल्यूम के अंदर आप इन मोनोपोल्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, और सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो ये जीरो ही रहने वाला है। M प्लस एंड M माइनस हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनको सेपरेट रियलिटी में नहीं किया जा सकता। बट क्या वो एग्जिस्ट करते हैं? जी हाँ, वो एग्जिस्ट करते हैं, बस उनको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो बता दो। ठीक है, इसको समझने का एक दूसरा रीजन, दूसरा लॉजिक भी है। आपको एक क्लोज सरफेस दे दिया बच्चों, अब हमें मालूम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो तो क्लोज्ड कर्व हैं, ये तो क्लोज कर्व हैं भाई। जितनी लाइंस घुसेंगी अंदर उतनी लाइंस बाहर निकल कर आएंगे। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लाइंस हैं तो वो एक बार अंदर घुसेंगी क्लोज कर्व के तो कहीं ना कहीं बाहर भी निकलेंगे। जितनी लाइंस अंदर जाएंगी उतनी लाइंस बाहर आएंगी। तो आप कह सकते हो नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास हो रही होंगी उस क्लोज सरफेस से वो जीरो ही होने वाली है। इसलिए हमेशा
गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म ये होता है कि यार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू ए क्लोज सरफेस वो हमेशा नेट में जीरो ही मिलने वाली है, जितनी घुसेंगी उतनी बाहर आएंगी। बी डॉट डी ए मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू एक क्लोज सरफेस में हमेशा जीरो होती है। ठीक है ना? चलिए, बात समझ में आ गई यार। आज के लिए फिर इधर ही रोकेंगे यार। बाय बाय। बाय बाय बच्चों, अभी मेरी फिर से क्लास है यार 4 बजे। चलिए, बाय बाय एवरीवन।